वैसे तो आपने इंडस्ट्री की कपूर फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, देखा होगा, लेकिन इंडस्ट्री में एक और कपूर फैमिली है जहां एक्टर भी हुए, डायरेक्टर भी हुए और राइटर भी हुए। इसी फैमिली से आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट सदस्य से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है सीमा कपूर। वैसे तो आप लोग इन्हें अनु कपूर की बहन और ओमपुरी की पहली पत्नी के रूप में जानते होंगे, लेकिन इनका परिचय सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने डायरेक्टर राइटर के तौर पे काफ़ी काम किया है और आजकल ये अपनी एक किताब के सिलसिले में काफ़ी सुर्खियों में है जिसका नाम है यूं गुजरी है अब तलक। तो सीमा कपूर मैम का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में न्यूज़ 18 में और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, मेरा पहला सवाल इसी किताब से रिलेटेड है। आपने उस दौर में ये किताब लिखना मुझे लगता है शुरू किया, मतलब एक दौर था जब आप बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वो किसी भी लेडी के लिए बहुत मुश्किल दौर हो सकता है। एक तरफ पति से तलाक और दूसरी तरफ मिसकैरेज का दर्द। तो ये लेखनी उस समय आपके लिए कैसे सहारा बनी? लेखनी ही सहारा बनती है जब आप ये चाहते हैं कि आपका परिवार वाले आपके दुख से ज़्यादा दुखी ना हों। और क्योंकि वो उस वक्त मेरे जो भी हो रहा था उस दुख से गुज़र रहे थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके सामने रोऊं और उनको और दुखी करूं या उनकी पीड़ा को बढ़ाऊं, उनके गुस्से को बढ़ाऊं। तो इसलिए मैंने लिखने का सहारा लिया है। मैं रोई नहीं और फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो मैम, जब आपकी किताब लिख रहे थे, लाजमी है कि आपने इसमें बहुत मुश्किल वक्त के बारे में भी लिखा है और बिंदास वक्त के बारे में भी लिखा है। और अब जब ये किताब आ चुकी है, आपके परिवार के सदस्यों का क्या रिएक्शन था? क्या कोई ऐसा किस्सा था जिसको पढ़कर आपकी फैमिली को लगाओ कि यार ये तो रहने देती, कुछ ऐसा? नहीं, अनफॉर्चुनेटली क्या है, जब से किताब रिलीज़ हुई है मेरे जो बड़े भाई हैं अन्नू कपूर, वो लगातार अमेरिका में हैं, शोज़ कर रहे हैं और रंजीत भाई को भी उतना समय नहीं मिला। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा किताब तो पढ़ लीजिए। तो क्या होता है कि उनके भी बचपन और माता पिता जो अब नहीं रहे हैं, वो बचपन और हम लोग अपने बचपन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारा बचपन बहुत एनरिच था। हर किसी को अपना बचपन बहुत प्यारा होता है। हमारा बचपन बहुत ऐसा था कि हम इतनी जगहों पे रहे। हमारे फादर की थिएटर कंपनी थी, पारसी स्टाइल ट्रेडिशनल जो थिएटर कंपनी। तो एक गांव में 2 महीने रुके, फिर दूसरे गांव में, इस तरह से वो ट्रैवलिंग, हाँ जी, ट्रैवलिंग नाटक नौटंकी है ना, एक जगह लगती नहीं थी। तो हमारी जो मेमोरीज़ हैं वो इतनी मतलब कहना चाहिए कि भावुक कर देती हैं। माता पिता याद आ जाते हैं। वो 250-300 कर्मचारी जो हमारी थिएटर कंपनी में थे, वो हमारे परिवार की तरह थे। हमारे दुख में दुखी थे, हमारे सुख में, क्योंकि अगर हमारे घर में रोटी नहीं बनी है तो जाहिर है उनको भी तनख्वाह नहीं मिली, उनके यहाँ भी रोटी नहीं बनी। तो वो एक साथ जो कलेक्टिव चीज़ होती है ना, जो एक साथ, जैसे कलेक्टिव ध्यान है या कलेक्टिव जो चीज़ होती है, वो एक दूसरे से जोड़ती है। तो मेरे भाई शायद इस वजह से, रंजीत भाई इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं कि वो बहुत इमोशनल होने को भी कई बार आप अपने आप को रोकते ना, कि मैं अभी जोन में नहीं जाना चाहता, कि मैं अभी ये पढ़ के और उन यादों में नहीं जाना चाहता। तो पढ़ेंगे वो, अभी रिएक्शन नहीं आए हैं क्योंकि सब उस जोन में जाने में बहुत डर रहे हैं। क्योंकि मैं भी जब लिख रही थी तो मेरे लिए भी उस जोन में जाना, उसको रीलिव करना, उसको दोबारा से उसको जीना, फिर उसको लिखना। और लिखना क्या होता है, जो पाठक होता है, जो पाठक हैं, वो उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और हम अपनी बात भी कह दें, तो उस ढंग से लिखना तो थोड़ा वक्त तो, और बहुत साल हो गए इसको लिखते हुए मुझे। मैम, जब आपने थिएटर का जिक्र कर दिया, थिएटर कंपनी का जिक्र कर दिया है, तो उसी दौर में ले चलते हैं आपको एक बार फिर। उस दौर में आपके पिताजी ने कई ऐसे एक्टर्स दिए हमें जिन्होंने सालों तक इंडस्ट्री में राज किया। उस दौर में महिलाओं के लिए बड़ा कठिन चैलेंज होता था, क्योंकि थिएटर को बहुत अच्छी नज़रिए से देखा नहीं जाता था। अच्छे घर की लड़कियां थिएटर्स में नहीं जाती थी। तो उस मतलब वो चैलेंज आपके लिए कैसा था? क्योंकि आपने भी थिएटर में काम किया, जाहिर सी बात है, पिता थे तो जीन में भी थिएटर था।
तो फिर उस चीज़ को वो चैलेंज कैसे था आपके लिए? देखिए, मैंने उस समय मुझे भी थिएटर देखने की इजाज़त नहीं थी, मेरी माताजी मुझे नहीं देखने देती थी, क्योंकि एक तो रात को 9 बजे शुरू होता था और उनको भी ये था कि अभी हम थिएटर वो पसंद नहीं करती थी। माँ का मेरे ये कहना था, क्योंकि समाज पसंद नहीं करता था और वो जिस फैमिली से आई थी वो बहुत संभ्रांत और बहुत अच्छे, मतलब मेरे नाना जो थे तो कलाकार, वो लोग सरोद अच्छा बजाते थे, माताजी शास्त्रीय संगीत जी में बहुत पारंगत थी। उनको तो बसंत देसाई ने अपनी फिल्म के लिए पूरे 6 गानों के लिए अनुबंधित किया था, लेकिन मेरी दादी ने कहा कि हमारे घर की लड़कियां गाती हैं, एक बार फिर वो चीज़ नहीं हो पाई। हाँ, तो उन्होंने कहा घर की लड़कियां हमारी गाएंगी नहीं स्टेज पे। मेरा एनएसडी में हो गया था चयन, मेरा तो प्ले देख के अलकाजी ने कहा था कि मैं बिना इंटरव्यू के सेलेक्ट करता हूँ, और ये उस ज़माने की बात है जब मैं 10th कर रही थी, और उस ज़माने में तो आईएएस तक इंटरव्यू देते थे एनएसडी में आने के लिए। एनएसडी उस समय हिंदुस्तान की क्रीम वहाँ एडमिशन पा सकती थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इसको बिना इंटरव्यू के सेलेक्ट करता। मेरे ब्रदर ने कहा कि अभी तो 10th कर रही है, हायर सेकेंडरी उस वक्त मिनिमम क्वालिफिकेशन एनएसडी के हायर सेकेंडरी थी। दूसरा मम्मी ने मना कर दिया, हमारी लड़की स्टेज पे नहीं जाएगी। तो मैंने कभी स्टेज पे उस तरह से काम नहीं किया है। कभी रंजीत भाई की कोई कलाकार लास्ट मिनट पे नहीं आए तो वो कान पकड़ के तुम्हें करना है, तो ऐसे कुछ रोते रोते कर दिया है। बाकी मैंने काम नहीं किया ना अपनी थिएटर कंपनी में, लेकिन वो जो समाज का जो दुराव था वो बहुत भोगा हमने, मैंने और मेरी माताजी ने, क्योंकि हम लोग थिएटर कंपनी में नहीं रहते थे, हमें एजुकेशन के लिए छोटी जगहों पे रहना पड़ता था, कस्बों में। तो स्कूल में तो लड़कियां मुझसे बात कर लेती थी, मेरी दोस्त। स्कूल के रास्ते हमारे बहुत लंबे थे, 6 किलोमीटर दूर स्कूल था गांव में, तो हम 6 किलोमीटर पैदल जाते थे, 6 किलोमीटर आते थे। तब तक तो ठीक रहता था, लेकिन अगर मैं उनके घर चली गई या मैंने उनसे कहा तुम लोग आ जाओ, तो उनके माता पिता पसंद नहीं करते थे, तो वो हमें मना कर देते थे, हमारे घर मत आया। क्यों? क्योंकि तुम लोग नाचने गाने वाले लोग हो, ऐसा अब्बा बोलते। वो भी बच्चियां थी, हम भी बच्चे थे, तो वो त्रासदी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब समाज आपको ये समझने लगता है कि आप अच्छी महिलाओं में आपको शुमार नहीं किया जाता है, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि औरतें उतना ज़्यादा बाहर निकली हुई नहीं थी। घूंघट का दौर हुआ करता था उस समय। हाँ जी, पर्दे में रहती थी, और फिर उस पर स्टेज पे आप काम कर रही हैं, ऑडियंस आपको वाह वाह कर रही है, सीटी बजा रही है, तो ऐसी महिलाएं। और मेरी माताजी कवि सम्मेलन और मुशायरों में भी जाती थी, तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन महिलाएं हमारे घर में नहीं आती थी। पुरुष आने की चेष्टा करते होंगे, हम तो बच्चे थे, माताजी मेरी यंग थी और बहुत सुंदर थी, तो वो लिबर्टी लेने की कोशिश करते थे, स्वतंत्रता लेने की, क्योंकि उनको लगता था तो ऐसी महिला हैं नाटक कंपनी की, तो नाटक कंपनी की अगर महिला हैं तो बाजारू होंगी, तो उनको मुंह की खानी पड़ती थी, क्योंकि मेरी माताजी बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो मैम इसी से जुड़ा एक और किस्सा, कहीं मैंने पढ़ा था कि आपके घर में जवानी शब्द पर भी प्रतिबंध था। हाँ। तो वो किस्सा हमारे दर्शकों, बहुत सारे शब्दों में जवानी जो था उस पे भी प्रतिबंध था। बहुत ही मतलब बड़े संस्कारी युग था वो, कि संस्कारों पे, बच्चों को कौन सी भाषा है, बच्चों की, हमारी माताजी बोलती थी घर में अपने दोस्तों को, अन्नू भैया के जो दोस्त होते थे उनको घर में लाओ, कौन दोस्त है तुम्हारे, वो चुनती थी दोस्त, कोई आवारा तो नहीं है इनमें, कोई ना उस तरह के कौन सी भाषा का प्रयोग कर, तो उन पे बहुत है। तो जवानी शब्द का निषेध था बहुत सारे शब्दों में, एक वो भी शब्द था, वो इसलिए याद है क्योंकि उसमें बहुत थप्पड़ खाए थे। गाना था, मैं 10 साल की थी, मेरा छोटा भाई मुझसे 4 साल का था,
तो राजेश खन्ना की फिल्म आई थी आन मिलो सजना, उसमें गाना है यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, जवानी और दीवानी तो जिंदाबाद। इत्तेफाक से हमने वो, हमें फिल्में भी अलाउड नहीं थी देखना, लेकिन वो पता नहीं कैसे देख ली होगी। तो वैसे ही मैं अपने हॉल जो था हमारा, बाहर का जो कमरा था, उसमें अपने भाई के साथ वैसे ही वही एक्शन करके डांस कर रही, जवानी और दीवानी तो जिंदाबाद जिंदाबाद, जवानी। और अन्नू भैया है, पहले तो उन्होंने कहा कि मत गा, मैं गाती रही। वो अंदर गए, माँ गुड्डो जवानी का गाना गा रही है। मम्मी आई, ताड़ एक चाटा, जवानी का गाना गाती है। मैंने कहा मैं ये कहना चाहती थी कि ये तो नौजवानों की बात है कुछ, है ना, वो जवानी वो वाली नहीं। मैंने कहा माँ ये वो जवानी नहीं है, दूसरा थप्पड़, तेरे को सारी जवानियाँ मालूम है। तो इसलिए वो शब्द जो है जवानी, वो बहुत याद है। अब जब बचपन का जिक्र छिड़ ही गया शिखा, क्यों ना आपके बचपन को थोड़ा सा और टटोला जाए। आप ट्यूशन पढ़ा रही थी, बहुत कम उम्र में ही आपने जिम्मेदारियाँ, चीज़ें सीखना और सिखाना शुरू कर दिया था, और घर में आप नाटक देख रही हैं, आर्टिस्ट को देख रही हैं, तो भाइयों का और पापा का कैसा सपोर्ट रहा? देखिए क्या था कि नाटक कंपनियां धीरे धीरे, जैसे ही फिल्में आ गई थी तो नाटक कंपनियां बंद होने लगी थी। अब मेरे फादर, मेरे पिताजी बाबूजी श्री मदन लाल कपूर, उनके ऊपर 250-300 लोगों की जिम्मेदारी थी। थिएटर कंपनी में इतने लोग थे, उनको तनख्वाह देना, और अगर शो नहीं होता है तो आधी तनख्वाह देना। अब आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन मैनेज कर सकते हैं, सालों साल हो रहे थे। और मेरे फादर इतने अच्छे थे और बहुत ख़राब व्यापारी थे। व्यापार उनको नहीं आया कि जब आपका व्यापार चल नहीं रहा है तो उसको बंद कर दें। उनका ये कहना था ये 250 लोग जाएंगे कहाँ, ये एजुकेटेड नहीं हैं, इनको सिवाय नाटक के और कला के और कुछ नहीं करते। तो मेरी जिम्मेदारी है। अब उस जिम्मेदारी में कर्जे हो गए, माताजी के मेरे सारे गहने बिक गए, घर बिक, जो था सब बिक गया, और वो बदस्तूर जारी रहा मेरे फादर का। और जो कंपनियां और बंद हो गई थी, उनके भी विस्थापित जो कलाकार हैं वो भी आ गए थे, तो बाबूजी ने उनको भी स्वीकार कर लिया। तो इन सब के बीच में बहुत, अब न पैसा है न खाने को है। हम छोटे से नए कस्बे में आए तो उधार भी कौन देगा आपको, लाइट भी कट गई, हम पढ़ते थे जो भी है। तो एक ट्यूशन मिली थी, तो माँ मेरी हिंदी उर्दू अंग्रेज़ी में तो बहुत अच्छी थी, वो बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छी थी, उनकी गणित कमज़ोर थी। तो मैं 7वीं कक्षा में थी और उनको जो ट्यूशन मिली थी 6 किलोमीटर दूर थी, 30 रुपये महीना। तो मुझसे कहती थी कि तुम गणित पढ़ा दिया करो। मैं 7वीं और 7वीं की बच्ची को मैं गणित पढ़ाती थी। तो पहले ख़ुद स्टडी करके जाती थी, क्योंकि और फिर क्या है, हम मध्य प्रदेश में, बॉर्डर थी जहाँ हम रहते थे, और हम गांव में पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और ये लोग भवानी मंडी में थे। तो जिम्मेदारी ऐसे बांटी। मैम जैसे जब आपको फादर को आपको बिज़नेस में लॉस होने लगा आपके फादर को, तो उस समय कभी घर में मतलब आपकी मम्मी ने या दादी ने, मतलब घर में किसी ने ये नहीं कहा कि ये बिज़नेस बंद करके आप दूसरा बिज़नेस कर लेना चाहिए? क्योंकि हमने देखा फादर को अगर लॉस हुआ तो बच्चे सोचते हैं अब ये काम नहीं करेंगे, कुछ और काम करेंगे, या फिर उसी इंडस्ट्री को मतलब उसी इंडस्ट्री में उसी बिज़नेस को बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे। देखिए, जब ये थिएटर कंपनी बंद हो रही थी, पहली बात तो मैं ये बता दूं, ददेहाल से चूँकि नाटक अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए बाबूजी को ना मतलब डिस्कार्ड किया हुआ था। वो वहाँ से निकले हुए थे एक तरह से। वो खुद ही उनको इमोशनल होते थे, मिलने जाते थे। दादी कभी, हमने तो देखा नहीं दादी को, हमारे पैदा होने से पहले ही वो चली गई थी। तो माँ बेटे का एक जो बॉन्ड होगा तो वो आ जाती थी अपने बाकी। दादा मेरे तो, बाबूजी जब छोटे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी, तो आर्मी में कर्नल थे वो। तो उस फैमिली से तो कटे हुए थे, क्योंकि नाटक करते थे, सब बोलते थे नाचने गाने वालियों के काम करते। तो वो हमारे परिवार में भी ये वो हो गया था कि मतलब, हाँ। तो
जब वो लॉस में जब जा रहे थे तो हम लोग तो सब छोटे थे। रंजीत भाई मेरे ख्याल से 17 साल के थे, और समझाए कौन उनको, इतने पढ़े लिखे थे, लाहौर के वो ग्रेजुएट थे। दूसरी बात ये थी कि अब वो बिज़नेस ख़त्म हो गया है, वो डाइंग आर्ट हो गया है, वो आर्ट ख़त्म हो रहा है। उसको दोबारा से ज़िंदा करना छोटी जगह के छोटे बच्चों के बस का नहीं है, और ख़ास तौर से ऐसा आर्ट जिसे लोग इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखते। तो इसलिए उसको दोबारा करना, लेकिन दूसरे रूप में किया ना इन लोगों ने। एनएसडी जाके दोनों भाई एनएसडी गए, एनएसडी से एक ने डायरेक्शन का, एक ने एक्टिंग का वो करके निकले, गोल्ड मेडलिस्ट होके निकले, क्योंकि वो खून में है। थिएटर जो है, हाँ, मैंने पपेट थिएटर ज्वाइन किया, इतने साल पपेट थिएटर किया, भारत से बाहर इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स में हमने शिरकत की है, बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो वो उसकी ही विधा है। और फिर सिनेमा भी आर्ट की एक और विधा है। तो शिखा, दोबारा चलते हैं किताब की ओर। जब आप बुक लिख रही थी तो वो सबसे इमोशनल किस्सा कौन सा था जब आपकी कलम डगमगाई हो और एक पल को आपको लगा हो यार मैं नहीं लिख पाऊंगी इसको? बहुत सारे हैं ज़िंदगी इमोशन से। मेरे फादर की डिमाइस, मेरे फादर का जाना जो पिलर थे लाइफ के, मेरी मदर का जाना जो मेरी लाइफ की पिलर थी, पुरी साहब का जाना पिलर थे मेरी लाइफ के, मेरी मौसी का जाना जहाँ से किताब मैंने शुरू की है। तो ये प्रेम संबंध जो है ना, जो अनकंडीशनल प्रेम संबंध है, ये जो मेरे 4-5 जो मेरी ज़िंदगी के स्तंभ हैं, उनका जाना। बाकी तो संघर्ष है जीवन के, उसमें डगमगाते नहीं हैं हम लोग बहुत रॉक, बहुत मजबूत। ओमपुरी सर के साथ आपने कभी, मतलब उनके संबंधों और आपके संबंधों के बारे में हमने इस किताब से पहले बहुत ज़्यादा कभी नहीं सुना, ना उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा कहा, ना आपने कभी मीडिया में आकर इंटरव्यूज़ दिए। लेकिन ये एक चुनौती में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन के लिए ये चुनौती है, क्योंकि जब कोई रिश्ता टूटता है और वो बहुत ही गलत नोट पर टूटता है तो आदमी 2-4 बातें करता है। इस परिपक्वता को बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए? ये एक परिपक्वता ही थी कि आपने इतने सालों तक कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, वो चुनौती क्या थी? चुनौती ये थी प्रेम। मैं पुरी साहब से बहुत प्रेम करती हूँ। और जब आप किसी से प्रेम करते हैं और वो गलती करता है और उस गलती की वजह से आप तकलीफ़ में आते हैं, तो आप उसको बदनाम, ये तो बदनाम और आप ये तो वेंजेंस तो दूसरे लोगों से लिया जाता है, अपने लोगों से नहीं लिया जाता है। आप हर्ट होते हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आप गुस्सा भी हैं, आप हर्ट भी हैं, लेकिन उसको आप पब्लिक में या वैसे हर्ट करना मुझे नहीं लगता फिर प्रेम है आप में। तो उस वजह से मैं खामोश रही, क्योंकि मैं ना तो उन्होंने कभी मारा पीटा, जबकि उनकी लाइफ में दूसरी महिला आ गई थी, और हमने अपने रिश्तों को, वो शायद मैं इसे गर्व से कह सकती हूँ कि वो मैंने बना के रखा, कि मैं वहाँ तक ले ही नहीं गई कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएं। मैं वहाँ से निकल गई, मैं घर से ही निकल गई, और मैं नहीं चाहती थी बच्चे को नुकसान हो, और ये तो मैं घर से ही निकल गई थी। और ग्रेस उसी में है कि ठीक है आपने गलती की है, आप गलती करते हैं। मेरा बच्चा होता है या मेरा भाई होता, माँ से या बाबूजी से गलती होती, तो क्या मैं उन्हें इतना बदनाम करती? और जो लोग इस तरह करते हैं ना, अपने पेरेंट्स को घसीट के ले आते हैं कोर्ट में और कचहरी में, तो वो बेसिकली उनमें स्नेह और प्रेम नहीं है। तो प्रेम था जो मुझे रोके हुए था कुछ भी करने से। मैम, उस रात का किस्सा जब आप ओमपुरी साहब को छोड़कर चुपचाप चली गई थी, किस्सा क्या है वो तो आप पढ़िएगा, वो पढ़ने से ही उसका संबंध है। कई दिनों से सोच रही थी कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। अन्नू भैया या रंजीत भाई को मैं इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहती थी,
क्योंकि सबके रिएक्शन अलग होते हैं। अनु भाई तो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती थी उनका गुस्सा और हर्ट इतना बढ़े कि वो झगड़ा करने लगे। तो मुझे फिर भी ये होप थी कि शायद मैं थोड़ी दूर चली जाऊंगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 11 साल का एक रिश्ता था और मैं अभी भी उस रिश्ते को उतने ही वो ले रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि बीच में गैप भी आ जाता है। तो बस वो पूरी रात बहुत मैंने लिखा है, वो पढ़ेंगे पाठक तो वो ज़्यादा रहेगा कि एक अजीब सी फ़िलॉसफ़ी से गुज़री हूँ मैं। वो अंधेरा जो था, जो रात का, वो मुझे हॉन्ट कर रहा था। वो मुझसे सवाल कर रहा था कि तुम यहाँ हो क्यों? इतने अपमान में, एक स्त्री का अपमान होता है उसका रिजेक्शन, पुरुष का भी रिजेक्शन हो तो उसको तकलीफ़ होती है, लेकिन ऐसे रिश्ते पे आके और रिजेक्शन हो तो एक तो वो ज़माना ये था कि डिवोर्स जैसा शब्द, सेपरेशन जैसा शब्द आदमी के लिए इतना मायने नहीं रखता था, औरत के लिए बहुत बड़ा कलंक होता था। वो उसी को दोषी समझा जाता था। तो वो रात बहुत भारी रात थी। वो ज़िंदगी की वो रात ऐसी आई नहीं जीवन में, लेकिन मैंने निर्णय लिया और वहाँ से मैं सुबह जैसे ही, बस सुबह चिड़ियों ने बोला है, मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ी वो हो। और मेरे पास ऑटो के भी पैसे नहीं थे क्योंकि पर्स में थे नहीं पैसे, और पूरी साहब ने सारी चीज़ें ना वकील को पहुंचा दी थी, तो कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैं पैदल ही चल के 7 बंगला से अनु भैया के पास 4 बंगले आ गई और मैंने उनसे कहा कुछ मत पूछेगा, मेरा टिकट करवा दीजिए, मम्मी माँ के पास जाना है। तो वो रात ऐसे कटी भारी होती हैं वो, शब्दों में ऐसे नहीं, वो कलम से ही लिखी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ मैंने 4-5 सेंटेंस में बोल दिया, वहाँ मैंने 4 पेज लिखे होंगे शायद इस पे। और आपको एक माँ बनने का एहसास मिला था, लेकिन वो भी क्षण से जो टूट गया, बिखर गया। मतलब मुझे लगता है कि हस्बैंड के साथ जो चीज़ें चल रही थी, फैमिली को लेकर भी डर था, लेकिन फिर वो जो मातृत्व जो मिलने वाला था वो खो दिया। उस दर्द को कैसे झेला आपने? देखिए क्या होता है, जीवेशना जब आप में होती है, जीने की चाह होती है, तो दर्द भी, फिर मेरा परिवार मेरे साथ था तो वो झेल जाते हैं आप दर्द को, तो झेल ही लिया। और उसकी वजह से ईश्वर ने नहीं चाहा था, इसको भी हम ईश्वर की जो भी है निर्णय, उसको उसका स्वीकार है। वो आपको जो देता है, दुख क्या है, दुख की परिभाषा मेरे लिए ये है कि दुख वो है कि जब आप किसी परिस्थिति को चाहते हैं और वो नहीं होती, है ना। आपके चाहने से क्या है, ना आप पैदा अपनी मर्ज़ी से हुए, ना मरेंगे अपनी मर्ज़ी से। ये दो जो घटनाएं हैं, पैदा होना और मरना, ये किसी और के हाथ में है। तो ये जीवन कैसे हमारे हाथ में है। तो ये जैसे ही ये सोच और ये ध्यान और उसमें गई मैं, तो मुझे लगा कि नहीं, ये ईश्वर के निर्णय कभी गलत तो नहीं हो सकते। मैम, जैसे जब पुरी साहब का दूसरा रिलेशनशिप चल रहा था, तो उस समय जब आपको पता चला ये सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है एक औरत के लिए ये बहुत कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, वो भी तब जब आप 11 साल के एक रिलेशनशिप में रहे हो। तो आपने उनसे कोई सवाल नहीं किए, आपने उनसे कोई जवाब नहीं मांगा? उन्होंने जवाब दिए जब वो वापस आ गए, जब वो 12-14 साल बाद वापस आ गए। प्लीज़ मैम, यहाँ पे आपको टोकना चाहूँगी, बस प्लीज़ हमारे दर्शकों को ना वो किस्सा, वो पल ज़रूर बताइए कि वो कौन सा मोमेंट था जब पुरी साहब ने आपसे दोबारा बात करने की हिम्मत की और दोबारा फिर आपने उनको माफ़ किया, या क्या सोच के आपने दोबारा स्वीकार कर लिया? देखिए, रिश्ता मैं नहीं तोड़ना चाहती थी, वो दूसरी महिला की वजह से, नंदिता की वजह से मुझसे तोड़ना चाहते थे। और मैंने भी उनका रास्ता आसान कर दिया। मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि रास्ता आसान हो, और आप लोग जानते हैं कोर्ट कचहरी बहुत लंबा होता है, परेशान कर सकते थे।
लेकिन मुझे ये लगा कि कोई तो सुखी रहे, तुम ही सुखी रहो, आप ही खुश रहो। फिर इसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी को मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे निकल गई, क्योंकि क्या होता है दुखों को फेस करना दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो गुस्से में आप कुछ विध्वंस पे जाएं, या आप अपने अंदर उतरें, ईश्वर के रास्ते पे जाएं, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया, तो वहाँ पर मैं फिर अपने आप को संभाल के अपना काम करने लगी थी, सीरियल बनाना, जो भी। एक दिन अचानक रात के वक्त 14 साल के बाद पूरा वनवास, हाँ, रात के वक्त मुझे कोई आधी रात के वक्त नींद में थी, फ़ोन आया। तो पुरी साहब थे दूसरी लाइन पे, तो बोले, कहने लगे कि सीमा मुझे माफ़ कर दो। मुझे एकदम अजीब लगा, इतने साल बाद एकदम। मैं कहा, पुरी साहब क्या है, सब ठीक है? रोने लगे, कहने लगे कि मैं लंदन में हूँ, कल सुबह मेरा ऑपरेशन है, पता नहीं बचूँगा कि नहीं बचूँगा, मेजर है, और मैं अकेला हूँ, मेरा सेक्रेटरी है और कोई नहीं है, और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अगर नहीं बचा तो। मैं भी रोने लगी। मैंने कहा, भाई ये तो बहुत, आप किसी से प्यार करते हैं, भले ही उससे गलती हुई हो, लेकिन आप उसका मरने की कामना तो नहीं कर सकते। तो मैंने कहा, नहीं, सब ईश्वर ठीक करेंगे और ये वो। तो वो उस दिन बहुत पशेमान थे। तो ये घटना हुई। उसके बाद कुछ 4-5 महीने के बाद कोई ख़बर नहीं आई, तो मुझे लगा भाई बड़े नोन फेस हैं, इतना प्रसिद्ध हैं, ईश्वर न करे कुछ गलत हुआ होता तो पता लग जाता। तो मैंने भी वो नहीं किया। फिर एक दिन वो आ गए, तो इस तरह से वो आने लगे। तब आप दिल्ली में रह रहे थे? नहीं, बॉम्बे। मैम, आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई की है, तो वहाँ का कोई किस्सा, कोई ऐसा रोचक किस्सा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? बहुत सारे किस्से हैं। एक तो बहुत सारे वहाँ से कलाकार भी निकले हैं, ये सवाल इसलिए भी। वहाँ अलीगढ़ के तो बहुत किस्से हैं, और वो एज ऐसी होती है, किस्सों की एज होती है। और अलीगढ़ में क्या है कि अलीगढ़ जो है ना, वो अपने विट के लिए मशहूर है, अपने पन के लिए मशहूर है, कि वहाँ पे जो मज़ाहियापन जो है ना, वो बातों बातों में इतनी अच्छी तरह से मजाक कर जाते हैं आपसे। मैंने किस्सा सुनाया है आपको, दोबारा सुना देती हूँ। और भी किस्से थोड़ा लंबे हैं। एक बार मैं और मेरी सहेलियाँ आ रहे थे सड़क पे, मतलब दुकान पे गए थे हम लोग, दोधपुर हमारे हॉस्टल आ रहे थे, तो हमने जलेबियाँ ली हुई थी दोने में, और हम खाते हुए आ रहे थे। इतने में एक स्कूटर पे ना 3 लड़के आके सामने आ गए। ये क्या बदतमीजी है, सड़क पे खाती हो, हॉस्टल में जाके खाओ। डांट के हम भी ऐसे हो सहम गए, वो लोग चले गए। हम समझे कि ये जो 2 लोकल हैं वहाँ की हैं, उनमें से किसी का भाई होगा, वो समझी उसका भाई उसका। मैं कहा, ऐसे तो तेरे भाई को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बोले, किसका भाई, तेरा कोई था क्या? हम तीनों हक्के बक्के, किसी का कोई नहीं था। वो आके डांट के चले गए। तो ये अलीगढ़ है। अच्छा मैम, जैसे कि अभी आपने बताया 14 साल बाद पुरी साहब का आपको कॉल आया था, और उन सालों में आप अकेली भी थी, तो कभी जब उस अकेलेपन में आपको नहीं लगा कि मुझे घर बसा लेना चाहिए, या मुझे पर्सनल मोड पे आकर अगला स्टेप उठा लेना चाहिए? फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। मैम, 2017 में आपने फिल्म, एक ओमपुरी साहब के साथ आखिरी फिल्म थी शायद वो, अंतिम, हाँ, मिस्टर कबाड़ी। तो उससे रिलेटेड कोई किस्सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा किस्से तो ऐसे नहीं मिलते हमें सुनने के लिए, तो जो किस्सा बहुत रोचक हो, सुनकर हंसी आए या लगे कि यार ये क्या था? भाई क्या था, ये इस फिल्म में पुरी साहब का कोई रोल नहीं था, क्योंकि उनके लायक भी तो होना चाहिए ना। इसमें नायक अन्नू भैया थे,
तो मुझसे रूठ गए। मेरी कोई भी, तुम्हारी 2 फिल्में ये आई हैं, इनमें कहीं मुझे कुछ भी नहीं दिया है तुमने, और ये मैं अच्छा एक्टर नहीं। तो मैं कहा कमाल कर रहे हैं आप तो, मतलब भारत के एक ही एक्टर हैं जो सबसे अच्छे हैं मेरे लिए तो। और वाकई अगर मैं एक डायरेक्टर के रूप में कला जितना हमको मालूम है, पुरी साहब के सानी नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, उनके बराबर का कोई एक्टर वो होता है जिसकी आप नकल ना कर सके, वो एक्टर होते हैं। जिनकी नकल हो जाती है वो स्टार होते हैं, जिनकी आप नकल कर सकते हैं, उनके मैनरिज्म की, उनके स्टाइल की। एक्टर नायक मतलब कैरेक्टर में आप आ गए तो नकल नहीं हो सकती। तो कह लगे नहीं मुझे तो करो, नहीं तो मैं फिल्म नहीं बनने दूंगा। मैंने कहा क्या करेंगे आप? हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा। अच्छा, मैंने कहा फिर मैंने उनके लिए ना एक सूत्रधार का कैरेक्टर स्पेशली लिखा, और सूत्रधार, और वो भी उस पर भी ये तो कम है। अरे मैंने कहा सूत्रधार ही रहेगा क्या फिल्म में, और दूसरे लोग होंगे कि नहीं होंगे। अभी जब आपकी फिल्म की बात चल रही है और अभी आपसे मैं बात कर रही हूँ, बार बार ऐसा लग रहा है कि आपने बतौर एक्ट्रेस काम क्यों नहीं किया? खूब सारा अच्छा लगता आपको स्क्रीन पर देखकर, और आप होती तो आपने कैसे रोल किए होते। अभी ये सब भी मेरे दिमाग में चल रहा है, तो आपने क्यों बतौर एक्ट्रेस नहीं आई? नहीं, मैंने संगीत सीखा है। वो फिल्म जिसमें आपने एक छोटा सा रोल आप गए थे हरियाणवी फिल्म के लिए। मैं फिल्म के लिए नहीं गई थी, पुरी साहब ने कहा कि शूटिंग चलो सुबह जाना, शाम को आ जाना रोहतक से। तो हम लोग, मैं और मेरा छोटा भाई निखिल, हम लोग गए थे। तो उसकी जो प्रोड्यूसर थी वो सुमित्रा जी, जो भूमि, हाँ उसकी मम्मी, तो वो बोली, वो हीरोइन थी उस फिल्म में, तो कहने लगी कि अरे सीमा, हमें है ना बॉम्बे से बुलाना पड़ेगा एक छोटे से रोल के लिए, तुम कर दो ना, वो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। पुरी साहब और सचिन ये सब पीछे पड़ गए, हम करवा देंगे रिहर्सल, हम करवा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको है ना एयर टिकट, मुझे बॉम्बे जाना था तो एयर टिकट देंगे। उस वक्त 800 रुपये का एयर टिकट हुआ करता था। और तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर पुरी साहब बोले अरे कर लो ना, ये बेचारी परेशान हो जाएंगी, कल ही शूटिंग है और इतनी जल्दी बॉम्बे से कोई आ नहीं सकता। मैं कहा पुरी साहब मुझे, मेरे कॉन्फिडेंस नहीं। बोले उसके बाद उन्होंने बताया ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हमने कर लिया बस। और जैसे ही ख़त्म हुआ है, कट हुआ है, मेरी सांस में सांस आई। और उसके बाद अभी उनके जाने के 1 साल पहले पुरी साहब ना वो करते थे बहुत मजाक, तो मेरे से बोले तुम्हारी इतनी नॉलेज है शास्त्रों में, और ना तुमने इतने उपनिषद पढ़े हैं, इतनी भाषण देती हो, तो हम ऐसा करते हैं कि आजकल जो ये प्रवचन है इसमें बहुत कमाई है। तो एक साधु का शरीर और मेरा फेस लगा के मढ़वा के ले आए, बोले ऐसे तुम्हारा प्रचार करूँगा। मैम आपके आने वाले अब कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, और आप किस तरह का मतलब आप कंटेंट लिखेंगे? मैं फिल्म बना रही हूँ, कंटेंट तो मेरा महिला प्रधान ही होगा। औरत की आज़ादी क्या होनी चाहिए, क्या है मेरी दृष्टि में, और एक वेब सीरीज़ है और एक सीरियल बना रही हूँ। जब से हम आपके इंटरव्यूज़ आए, आपकी किताब आई है, तब से हमने एक नाम दोबारा चर्चा में आ गया है, जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं, विधु विनोद चोपड़ा। तो आपने खुलकर उनके बारे में बातचीत भी की और किताब में भी मेंशन किया। तो जब आपने उनका नाम लिया, और शायद ये पहली बार है कि आपने उनका नाम लिया या उनके बारे में हमें आपसे जुड़ा किस्सा सुनने को मिला, तो जब उनको पता चला कि आपने बताया कि उन्होंने आपको प्रपोज़ भी किया था, तो जब अपनी वाली बात दोबारा मीडिया में आ गई, तो क्या उनका दोबारा उस बात के बाद से फ़ोन आया, उन्होंने जिक्र किया? नहीं, क्या है कि मैं है ना बहुत इस मामले में शर्मिंदा हूँ। मीडिया में जो जिस तरह से उनको डार्क पेंट किया है वो किताब में नहीं है। ऐसा आपने अगर पढ़ी है, वो एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप है, मेरे वो दोस्त हैं आज भी। और लेकिन मीडिया में क्या होता है कि ये नेगेटिव जो पब्लिसिटी है ना, लोग ये नहीं देखते हैं कि संबंध बिगड़ते हैं इनसे।
तो मैं सच में इसमें शर्मिंदा हूँ कि मैंने तो कहा ही नहीं वो जिसकी वो टाइटल वो वैसे बना के हेडलाइंस और ये ख़राब उसमें, तो मैं तो इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तो उसको फ़ोन भी नहीं किया। यही इसीलिए मेरा यहाँ पे सवाल था कि जब तो एक आपका इंटरव्यू का चंक भी वायरल हो रहा था और उसके बाद से ये स्टोरी सामने आई कि और नेगेटिव, हाँ जी। हाँ, कि वो सफोकेट और ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे ये नहीं पता था कि ये इस तरह से उसको मीडिया इस तरह से ले लेगा, और नहीं लेना चाहिए। मैम, चलते चलते आखिरी सवाल के दौर में राजेश खन्ना आपने बताया कि आपके फेवरेट हीरो हुआ करते थे उस दौर में। आज काका तो नहीं है, लेकिन काका के अलावा आज के दौर में आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? जाने से पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो पुरी साहब के आखिरी के जो 10 साल थे उनके बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये सब तो हो गया जो हुआ था। जब वो दोबारा लौट के आए, वो जो उन्होंने और मैंने जो केसेस झेले हैं, है ना, और इतना बड़ा आदमी एज में भी, और हम इस एज में जब मिलते हैं तो क्या चाहते हैं? एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहते हैं ना। आप बुढ़ापे में क्या चाहते हैं कि भाई आप आराम से रहें। वो सुकून ही सबसे ज़्यादा हमारा ख़त्म हो गया। इतने केसेस और इतनी चीज़ें हमें झेलनी पड़ी। नंदिता ने वो हर्ट होंगी, तो उनका अपना तरीका है लड़ाई लड़ने का। जैसे कहा जाता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, और कर्मा इज़ बैक कहा जाता है। मैं इतने बड़े बड़े शब्द तो किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, और ना हम उनके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं। लेकिन जो हुआ है वो उस सत्य को बोल रही हूँ मैं उनके बारे में कोई गलत नहीं बोल रही। लेकिन वो इतने हम पे केसेस डाल दिए, मुझ पे और पुरी साहब पे, क्रिमिनल केसेस, कि आप खड़े हुए हैं क्रिमिनल कोर्ट में, जो हम डिज़र्व नहीं करते। इतनी मेहनत से हम आगे आए हैं। आप चोर उचक्कों और पॉकेट मार और रेपिस्ट और इनके बीच में ओम पुरी और सीमा कपूर खड़े हुए हैं वहाँ पे कि भाई आपकी सुनवाई होगी। तो कितना त्रासदीपूर्ण था। और पुरी साहब तो नोन फेस थे, चोर भी देख रहे थे और उचक्के भी देख रहे थे, मर्डरर भी वहाँ होते हैं ना, सभी कोर्ट भरा होता है, क्रिमिनल कोर्ट, और सब उनको देख रहे हैं। तो कितनी शर्मिंदगी होती होगी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। मैम, तो अभी मतलब उस सर के जाने के बाद आपके और नंदिता जी के बीच में संबंध, मतलब कैसे रिश्ते हैं? अभी बातचीत वगैरह कोई नहीं? कोई रिश्ता नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने फिर अभी एक नोटिस भिजवा दिया था कोर्ट का, एक किताब के आने के बाद। हाँ, और कहा मैं 28 करोड़ का दावा करूँगी। मैंने कहा ठीक। पहला मानहानि केस तो वो हार चुकी थी। वो क्या है, एक होता परपीड़ा सुख, दूसरे को दुख दे के ना, सेडिस्ट जो। अब आप वकीलों के पास जाएंगे, आप वो करेंगे, उससे कोई हल थोड़ी निकलने वाला है। तो ये थी हमारे साथ सीमा कपूर मैम, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी इनकी किताब पढ़ सकते हैं।